वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि अगर लास्ट क्लास की बात करेंगे बच्चे, तो हम लोगों ने एलएलपी के बारे में समझा था। आज हम लोग करने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में। ये सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ की क्लासेस है। चैप्टर की बात करें बच्चे तो चैप्टर नंबर 6 है। आइए, ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका एग्जाम मई 2025 में है। तो प्लीज इसको जरूर देखिए और यहां से आप रिवाइज करें चीजों को। तो चलिए हम लोग एक बार बात करते हैं कि क्या क्या कंटेंट हम लोग कवर करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। आइए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए बच्चे, सबसे पहले एक बार ओवरव्यू लेते हैं कि आखिर पूरे चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो कंपनीज क्या होता है, कंपनी और इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके बारे में समझेंगे। और उसके बाद कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है बच्चे, उन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके चीजों को समझेंगे। तो आइए हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी क्या होता है, कंपनीज के रजिस्ट्रेशन करने का क्या प्रोसेस हो सकता है, एमओई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड अल्ट्रा वायरस क्या होता है, इन सभी के बारे में समझेंगे। कैपिटल क्या होता है, शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होते हैं बच्चे, ये सारे के सारे आज का क्लास का कंटेंट रहने वाला है जिसके ऊपर डिस्कशन रहेगा। चलिए तो हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। तो यहाँ पर बच्चे हम लोग बात करेंगे कंपनीज एक्ट 2013 का। तो कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन which is registered under Companies Act 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ इज कॉल्ड कंपनी। तो बच्चे कंपनी वो भी है जो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड हुआ है जिनका, और कंपनी वो भी है जो इनके प्रीवियस यानी 2013 से पहले भी तो एक्ट रहा होगा, उसमें भी अगर कोई कंपनी अगर रजिस्टर्ड है तो वो भी कंपनी ही मानी जाएगी, इस बात का ध्यान रखोगी। तो कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ इज कॉल्ड कंपनीज। चलिए, तो कंपनीज एक्ट 2013 consolidates and amends the law relating to Companies Act, replace the earlier Companies Act 1956. The act modernized companies law in India, replacing the old 1956 Act. पहले जो है 2013 एक्ट से पहले क्या हुआ करती थी बच्चे, यहां पर 1956 हुआ करती थी। It introduced the new rules and ensured the better corporate गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी कॉन्सेप्ट लाइक 1% कंपनी, ओपीसी जिसको बोलते हैं, और उसके बाद इंक्रीज द फोकस ऑफ सीएसआर वर एडेड बाय दिस एक्ट। तो यहां पर सीएसआर भी एडेड करा गया, कहां पर बच्चे, तो यहां पर कंपनीज एक्ट 2013 में, समझिएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं बच्चे अप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। इस एक्ट की क्या अप्लीकेबिलिटी रहेगा बच्चे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां पर किसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे ऑल कंपनी, जितने भी कंपनी जो उन सभी के ऊपर अप्लाई किया जाएगा, सेक्टर स्पेसिफिक और यूनिवर्सल कवरेज रहेगा इसका। आइए, इट इज अप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। ये सभी कंपनीज के लिए अप्लीकेबल रहेगा, सभी के ऊपर अप्लाई किया जाएगा जो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, और चाहे वो प्रीवियस कंपनी लॉ यानी 1956 में भी अगर कोई भी रजिस्टर्ड है तो वो कंपनी ही माना जाएगा, उन सभी के ऊपर अप्लाई की जाएगी। सेक्टर स्पेसिफिक की बात करें बच्चे तो इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, इसमें क्या क्या चीजें अगर हम बात करें कौन सा सेक्टर इसमें स्पेसिफिक है, कुछ चीजें इंक्लूड करा गया जैसे इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनीज, ये सारे के सारे सेक्टर भी क्या है बच्चा, इनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट अप्लाई होती है। यूनिवर्सल कवरेज की बात करें, वेदर प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट ओन्ड एंड सेक्टर स्पेसिफिक लाइक बैंक्स एंड इंश्योरेंस फर्म्स, इन सभी के ऊपर अप्लाई करी जाएगी कंपनीज एक्ट 2013। चलिए, द एक्ट अप्लाइज टू ऑलमोस्ट एवरी टाइप्स ऑफ कंपनी, ये एक्ट ऑलमोस्ट जो है सारे के सारे टाइप्स ऑफ कंपनी में अप्लाई होगा, वेदर प्राइवेट, पब्लिक और गवर्नमेंट ओन, और सेक्टर स्पेसिफिक लाइक बैंक्स एंड इंश्योरेंस फर्म्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट स्टार्टअप्स बोथ फॉलो द कंपनीज एक्ट 2013। तो यहां पर चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, सभी को ये कंपनीज, सभी के ऊपर जो है कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई की जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्योंकि कभी भी कोई भी अगर रूल्स बनाया जाता है, कोई भी एक्ट आता है, तो उसकी सबसे पहले अप्लीकेबिलिटी देखना होता है कि ये किस किस चीजों पर अप्लाई होगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे बच्चे। चलिए हम लोग अब समझते हैं मीनिंग कंपनीज का। चलिए आईसीएआई की बात करिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का डेफिनेशन कहता है सेक्शन 2 क्लाउज 20 में डिफाइन करा है कंपनीज के बारे में। तो कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ इज कॉल्ड कंपनीज
ठीक है, हम उसको क्या बोलेंगे बच्चे, उसको बोलेंगे हम कंपनी। तो कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी मींस अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब जिसकी रजिस्ट्रेशन हो रखी है इस एक्ट के अंदर 2013 में, और जो उससे पहले का प्रीवियस कंपनी लॉ है वो सारे के सारे कंपनी ही कहलाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए, उसके बाद लीगल पर्सन होना जरूरी है कि कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी लॉ बनाता है, जिस चीज को कंपनी लॉ बनाता है खत्म भी उसको लॉ ही करेगा। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। चलिए, तो कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट लीगल फ्रॉम इट्स ओनर और मेंबर। बच्चे ध्यान रखेंगे, लीगल पर्सन, तो कंपनी क्या है, लीगल पर्सन है जो इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, इसको लॉ क्रिएट करता है इसलिए लीगल पर्सन माना जाता है। और ये सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट यहां पर लागू होता है, यानी कहा गया कंपनी अलग होते हैं और कंपनी के चलाने वाले मेंबर जो होते हैं, ओनर्स जो होते हैं बच्चे, दोनों के बीच में पर्दा होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। इस बात का ध्यान रखेंगे। इंडिपेंडेंट एंटिटी की अगर बात करें बच्चे, इवन इफ अ कंपनी हैज जस्ट वन मेंबर, अगर एक कंपनी के वन मेंबर है, इट कैन स्टिल फंक्शन इंडिपेंडेंटली अंडर द लॉ। तो बच्चे यहां पर इंडिपेंडेंटली वर्क की जाती है कंपनीज के अंदर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट्स। तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। आइए, फिर मैंने बताया था कि किसी भी कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसके अगर हम फीचर्स को समझते हैं, हम उसके इसेंशियल एलिमेंट्स को अगर समझते हैं तो हम और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो आइए हम लोग यहां पर फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं कंपनीज का, क्योंकि इसके फीचर्स के मदद से और कैरेक्टरिस्टिक्स के मदद से आप बेहतर तरीके से कंपनीज के बारे में समझ पाएंगे। तो नंबर 1, सेपरेट लीगल एंटिटी। मैंने कहा कि कंपनी एक क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी अलग होते हैं और कंपनी के चलाने वाले मेंबर्स और ओनर्स अलग होते हैं। तो कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, बिल्कुल सही बात है। कॉमन सील का मतलब मैंने बताया था, कंपनी इज के पास क्या होता है बच्चे, कंपनी एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, तो जो चीज लॉ बनाता है बच्ची, जो इंसान क्रिएट करता है, कंपनीज के पास हाथ पैर नहीं होती है, समझ गए। इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, तो कंपनी के नाम से एक ऑफिशियल सिग्नेचर बनाया जाता है, दिस इज कॉल्ड कॉमन सील। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए, परपेचुअल सक्सेशन की बात करें बच्ची, मैंने बताया था कि पार्टनरशिप में क्या होता है बच्ची, किसी पार्टनर के आने से और जाने से पार्टनरशिप क्या होता है, किसी पर्सन के आने से या जाने से या रिटायरमेंट होने से फॉर्म आपका डिसॉल्व होता है, बट यहां पर नहीं होता है। कोई मेंबर आए चाहे मेंबर जाए, कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी चलती रहेगी लंबे समय तक, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यूस इवन इफ ओनर चेंज, चाहे यहां पर मेंबर चेंज हो जाए, ओनर चेंज हो जाए, कंपनी की एग्जिस्टेंस चलती रहेंगी कंटिन्यू, इस बात का ध्यान रखेंगे। लिमिटेड लाइबिलिटीज, कंपनीज के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होता है बच्चे, लिमिटेड होते हैं। प्रोटेक्ट पर्सनल एसेट्स ऑफ द मेंबर्स। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मैंने जस्ट बताया कि कंपनी हैज अ लीगल राइट्स लाइक अ पर्सन, बच्चे इनके पास इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट्स। चलो, दीज फीचर्स मेक्स कंपनीज डिफरेंट फ्रॉम पार्टनरशिप, बिल्कुल सही सही बात है। ये सारे के सारे फीचर्स जो है कंपनीज को पार्टनरशिप से डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। चलिए, उसके बाद द कंपनी हैज इट्स ओन आइडेंटिटी, कंपनी की खुद की आइडेंटिटी होती है। कंटिन्यूज इवन इफ ओनर चेंजेस, ये कंटिन्यू चलती रहती है, जब अगर कोई ओनर भी चेंज अगर हो जाए, इसके बावजूद भी ये चलती रहती है कंटिन्यू, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद एंड प्रोटेक्ट द पर्सनल एसेट फ्रॉम ऑफ मेंबर्स, बिल्कुल सही बात है। इफ अ शेयर होल्डर सेल्स हिज शेयर्स, अगर कोई शेयर होल्डर जो है अगर सेल कर रहा है अपनी शेयर, तो कंपनी स्टिल कंटिन्यू, कंपनी यहां पर कंटिन्यू चलती रहेंगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट्स। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है। आइए इन सभी कॉन्सेप्ट को विद केस स्टडीज के साथ मैं आपको चीजों को समझाता हूं। नंबर 1, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या मतलब होता है, नाम में ही इसका आंसर छुपा है बच्ची, इस बात का ध्यान रखोगे। नंबर 1, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, द कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर एंड कैन ओन प्रॉपर्टी एंड सू यू एंड शूट। तो कंपनी यहां पर अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं अपने मेंबर और ओनर्स के बीच में। इसके कुछ केस स्टडीज है, आइए हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ये मकौरा वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी का जो केस स्टडीज है, केस लॉज है, उसके बारे में इसको ध्यान रखिएगा। बाकी इसके लिए मैं सेपरेट मैं आपको चीजों को समझाऊंगा। कंपनी ये मकौरा वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनीज लिमिटेड, द कोर्ट हेल्ड दैट द शेयर होल्डर हैड नो इंश्योरेबल। कोर्ट ने ये जाहिर करा कि कोर्ट ने ये बताया कि यहां पर शेयर होल्डर, कोर्ट हेल्ड दैट द शेयर होल्डर हैड नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द कंपनी प्रॉपर्टी। तो यहां पर शेयर होल्डर का जो है कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है कंपनीज के प्रॉपर्टीज पे। तो ये केस लॉ का ध्यान रखेंगे।
बाकी इसके बारे में हम लोग सेपरेट में बात करेंगे। प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन की बात करें बच्ची, तो कंपनीज प्रॉपर्टीज इज लाइक ओन, कंपनी की प्रॉपर्टीज उनका खुद का है। ओनर्स कैन नॉट ट्रीट, कंपनी का प्रॉपर्टी कंपनी के लिए माना जाता है। ओनर्स कैन नॉट ट्रीट एज देयर पर्सनल प्रॉपर्टी, बच्चे कंपनी का संपत्ति जो है, कंपनी का प्रॉपर्टी जो है कंपनी का ही होगा, किसी मेंबर का नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखोगे। समझ में आ गया? इसीलिए बताया गया कि शेयर होल्डर हैड नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। बच्चे यहां पर कंपनी के प्रॉपर्टी में शेयर होल्डर का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो शेयर होल्डर हैड नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रॉपर्टीज। कंपनी का प्रॉपर्टी मतलब कंपनी का प्रॉपर्टी है, किसी मेंबर का नहीं है, किसी ओनर का नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो इस सेपरेट लीगल एंटिटी कहता है कि कंपनी इज ए डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर एंड ओनर्स। समझ में आ गया? क्लियर है? पॉइंट्स समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो आगे बात करेंगे। परपेचुअल सक्सेशन, बच्चे ध्यान रखेंगे, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि किसी मेंबर की डेथ होने से, किसी मेंबर के आने जाने से कंपनीज की लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी जो है कंटिन्यू चलती रहती किसी मेंबर का कुछ भी हो जाने से। चलिए, तो कंपनी इज क्रिएटेड एज अ लीगल एंटिटी, बिल्कुल सही बात है। डिस डायरेक्टर चेंजेस, डायरेक्टर चेंजेस समझिएगा, यहां पर क्या है समझिए। कंपनी फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं बच्चे, कंपनी फॉर्मेशन की हम बात करें, परपेचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पर ध्यान रखिए। कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी इज क्रिएटेड एज अ लीगल एंटिटी, बिल्कुल सही बात है। डायरेक्टर चेंजेस की बात करें, इफ इवन इफ ऑल डायरेक्टर रिजाइन, अगर यहां पर सारे के सारे डायरेक्टर अगर रिजाइन कर देता है, कंपनी रिमेन्स, बिल्कुल सही बात है। सारे डायरेक्टर यहां पर रिजाइन करने के बाद भी कंपनी जो है चलती रहेंगी या रिमेन चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। चलिए, मेंबर चेंजेस, यानी मेंबर में ज्वाइन और लीव, मेंबर चाहे ज्वाइन करे चाहे लीव करे फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए माइनस का साइन दिखा रखा बच्चे। समझ में आ गया? तो कोई मेंबर आए चाहे जाए, कंपनी कंटिन्यू चलती रहेगी, कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस रहेगा, बिल्कुल सही बात है। कंपनीज कंटिन्यू एज अ लॉन्ग लीगली एक्टिव, बिल्कुल सही बात है। कंपनी कंटिन्यू चलता रहेगा, चाहे मेंबर कोई आए चाहे जाए, उससे कंपनी की लाइफ की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे? चलो, कंपनी कंटिन्यूज इवन इफ इट्स मेंबर डाइज, यहां पर कंपनी जो है कंटिन्यू चलती रहेगी, चाहे उसके कोई मेंबर का चाहे डेथ हो जाए, चाहे वहां से छोड़ के चले जाए। इवन इफ ऑल डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी रिजाइन, सारे के सारे डायरेक्टर अगर जो है बच्चे, इवन अगर सारे के सारे डायरेक्टर कंपनी के रिजाइन करते हैं, कंपनी रिमेन्स एंड न्यू डायरेक्टर कैन अपॉइंटेड, बच्चे नए डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन कंपनी की लाइफ के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आता है परपेचुअल सक्सेशन। अ कंपनीज एग्जिस्टेंस डज नॉट एंड विद द डेथ और एग्जिट ऑफ मेंबर, बच्चे यहां पर कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे किसी की डेथ हो जाए चाहे कोई एग्जिट होकर के चले जाए। समझ में आ गया? हम इसी को बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन, इट इज कंटिन्यू एज अ लॉन्ग इट इज। कॉन्सेप्ट क्लियर है? लीगली एक्टिव, समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं बच्चे लिमिटेड लायबिलिटी। बच्चे मैंने आप लोगों को पार्टनरशिप भी पढ़ाया, जहां पर मैंने बताया था कि पार्टनरशिप में जो है पार्टनर्स जो है उन सभी का लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। बट मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि मेंबर जो होते हैं कंपनीज के अंदर, उनकी लायबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड होता है। तो चलिए, लिमिटेड का मतलब क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल एसेट्स, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्क मैनेजमेंट। चलिए इनके बारे में समझते हैं। लिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लिमिटेड लायबिलिटीज? आइए, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल एसेट्स, सबसे पहला क्या है? प्रोटेक्शन की जाती है पर्सनल एसेट्स। मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू अनपेड शेयर अमाउंट और गारंटेड अमाउंट। तो बच्चे यहां पर उतना ही दिया जाएगा जितना गारंटी आपने दी है, तो लिमिटेड बाय गारंटी, तो जितना अमाउंट का आपने गारंटी दिया है। तो मेंबर्स की लायबिलिटी इज लिमिटेड, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहेगा टू अनपेड शेयर अमाउंट और गारंटेड अमाउंट, जितना आपने गारंटी दी उतना ही पे करना पड़ेगा। चलिए, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें। इफ अ शेयर होल्डर हैज फुल्ली पेड अप, अगर कोई शेयर होल्डर फुल्ली पेड अप कर रहा है, मान लीजिए ₹10 पर शेयर, दे डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग मोर इवन द कंपनीज हैज डेब्ट। बच्चे अगर यहां पर बात हो रही है कोई शेयर होल्डर अगर फुल्ली पेड अप करेगा ₹10 पर शेयर के हिसाब से, तो उसके अलावा अगर हम बात करें दे डोंट हैव, तो यहां पर कंपनी की कोई और डेब्ट के लिए लाइबल नहीं होगा, जितना उसने बोला है ₹10 पर शेयर के हिसाब से, तो वही फुल्ली पेड अप करेगा एक शेयर होल्डर। हम इसको फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, ओनर आर नॉट पर्सनली रेस्पॉन्सिबल। मैंने बताया चाहे ओनर हो चाहे यहां पर शेयर होल्डर्स हो या मेंबर्स हो, फॉर ये जो है पर्सनली लाइबल नहीं होगा फॉर द कंपनी लॉसेस बियॉन्ड व्हाट दे
इन्वेस्टेड। बच्चे कंपनी में जितना उसने इन्वेस्ट किया उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उससे बाहर बियॉन्ड नहीं जा सकता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इसी को कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज आपका लिमिटेड रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। मैंने बताया कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी को कौन क्रिएट करता है? जन्म कौन देता है? लॉ देता है। समझ में आ गया? तो ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। एंटर कॉन्टेक्स्ट, कंपनी कैन साइन लीगल अग्रीमेंट्स। बिल्कुल सही बात है, कंपनी क्या कर सकती है? साइन कर सकता है लीगल अग्रीमेंट्स। ओन प्रॉपर्टी, कैन परचेज और होल्ड एसेट। बिल्कुल सही बात है, अब एसेट को परचेज भी कर सकता है, होल्ड भी कर सकता है। फाइल लॉ सूट्स की बात करें, कैन शू और शूट इन कोर्ट। बिल्कुल सही बात है, कोई केस भी कर सकता है कंपनी। लिमिटेशन की बात करें, कैन नॉट वोट और मैरी लाइक नेचुरल पर्सन। बिल्कुल सही बात है, कंपनी कोई आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी को यहाँ पर नेचुरल पर्सन है नहीं जो उसकी शादी होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं कर सकता है और कोई वोट नहीं दे सकता है। चलिए, कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। बिल्कुल सही बात है, ये बात का ध्यान रखोगे। मैंने जस्ट बताया था कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, जुडिशियल पर्सन। समझ में आ गया? बट इट इज ट्रीटेड लाइक वन eyes of law. Companies can enter into contract, own property and file lawsuits. A company can do much things a person can do legally except things like voting and marrying. तो कंपनी वो सारी चीज कर सकते हैं जो एक इंसान कर सकते हैं, सिवाय किस चीज को छोड़कर? वोटिंग नहीं दे सकता और शादी नहीं कर सकता है। समझ में आ गया? चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कॉमन सील। मैंने जस्ट बताया था कि कंपनी के पास कोई हाथ पैर होती नहीं है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, लीगल पर्सन। कंपनी जो है लॉ क्रिएट करता है तो इसके पास हाथ पैर होते नहीं थे। कंपनी के नाम से एक ऑफिशियल सिग्नेचर बनाया जाता है जिसको हम स्टैंप कहते हैं, ठप्पा कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉमन सील। समझ में आगा? हिस्टोरिकल रिक्रूटमेंट की अगर बात करें बच्चे, अ सील यूज एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। तो बच्चे ये सील जो है, कॉमन सील है, उसका यूज किया जाता है कंपनी की ऑफिशियल सिग्नेचर के लिए। वॉज वंस मैंडेटरी फॉर लीगल डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल सही बात है। करंट स्टेटस की बात करें, नाउ ऑप्शनल अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। बताइए, सवाल ये उठता है कि सर ये मैंडेटरी है? नहीं बच्चे, ये ऑप्शनल है। मॉडर्न एक्ट अल्टरनेटिव्स की बात करें बच्चे, डायरेक्टर सिग्नेचर्स और डिजिटल सिग्नेचर आर नाउ सफिशिएंट फॉर द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल सही बात है। डायरेक्टर की सिग्नेचर की बात करें और डिजिटल सिग्नेचर नाउ सफिशिएंट फॉर द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। चलिए, अर्लियर कंपनीज हैड टू यूज सील और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, नाउ डायरेक्टर सिग्नेचर्स आर इनफ। आज के टाइम पे क्या होगा? डायरेक्टर का सिग्नेचर इनफ माना जाता है। कॉमन सील वाज वंस मैंडेटरी फॉर लीगल डॉक्यूमेंट्स, इट इज नाउ ऑप्शनल। अब क्या हो गया? ऑप्शनल हो गया, रिप्लेसेड बाय द डिजिटल। इसको रिप्लेस कर दिया गया है किसकी मदद से? डिजिटल और डायरेक्टर के सिग्नेचर की वजह से। ये नया चीज आ चुका है जिसकी वजह से इसको रिप्लेस कर दिया गया है। समझ में आ गया? तो ये कंपलसरी नहीं है, इट इज एन ऑप्शनल। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो हम लोग आगे बात करते हैं कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या होता है। आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो मुझे ये बताइए बच्चे, यहाँ पर कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे अगर बात करें, लिफ्टिंग द व्हील। लिफ्टिंग द व्हील का मतलब क्या होता है? द कोर्ट में लुक बिहाइंड कंपनी स्ट्रक्चर इन स्पेशल केसेस। चलिए, तो हम कह सकते हैं कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी का मतलब क्या होता है? कोर्ट में लुक, यहां पर कोर्ट कंसीडर करता है लुक बिहाइंड द कंपनी, कंपनी के पीछे कुछ और तो नहीं चल रहा है, स्ट्रक्चर इन द स्पेशल केसेस। लीगल प्रेसिडेंट की बात करें, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनीज लिमिटेड कन्फर्म द कंपनी सेपरेट आइडेंटिटीज। सेपरेट आइडेंटिटी की बात करें बच्चे, कंपनी एंड इट्स मेंबर आर लीगली सेपरेट। यहां पर यह बताया गया कि कंपनी अलग होते हैं और कंपनी के मेंबर, चलाने वाले ओनर्स जो होते हैं, अलग होते हैं। तो चलिए, कंपनी एंड इट्स मेंबर आर सेपरेट, यहां पर कंपनी और कंपनी के मेंबर के बीच में सेपरेशन होती है। बट कोर्ट में लिफ्ट द व्हील, यहां पर कोर्ट जो है लिफ्ट कर सकते हैं व्हील को इन सम केसेस, जैसे सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड कन्फर्म द कंपनीज separate identity, but court can look behind the company to find real offenders. In case of fraud, through company is separate from its member if fraud or wrongful act happen. अगर देखो कंपनी अलग होते हैं, कंपनी के चलाने वाले मेंबर अलग होते हैं, बट अगर ऐसा लगता है कोर्ट को कि यहां पर कंपनी के पर्दा के पीछे या कंपनी के बैक में कुछ अगर चल रहा है जहां पर फ्रॉड और रॉन्गफुल एक्टिविटीज हैपन हो रहा है, तो कोर्ट कैन होल्ड इंडिविजुअल पर्सनली लाइबल। तो यहां पर कोर्ट कहता है कि कैन इंडिविजुअल पर्सनली लाइबल रहेगा। समझ में आ गया? तो यहां पर कोर्ट में लुक बिहाइंड कंपनी स्ट्रक्चर इन स्पेशल केसेस। समझ में आ गया? दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंस है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी का मतलब। टाइप्स का मतलब होता है प्रकार,
कंपनी का क्या प्रकार होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे बच्चे। कंपनी कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन हाउ दे वर्क, व्हाट देयर गोल्स। फॉर एग्जांपल देयर आर प्राइवेट कंपनीज, यहां पर बच्चे एक प्राइवेट कंपनी होते हैं, पब्लिक कंपनी होते हैं, 1% कंपनी होते हैं। तो इस तरह से 3 तरह के कंपनी होते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी। आइए हम लोग बात करते हैं ऑन द बेस्ड ऑन लायबिलिटी। लायबिलिटी के बेस पर क्या होगा बच्ची, नंबर ऑफ मेंबर क्या होगा, कंट्रोल क्या होगा, पर्पज क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां पर एप्पल इज एन प्राइवेट। एप्पल कंपनी जो है अगर हम बात करें यहां पर, ये क्या है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, ठीक है। उसके बाद वाइल करें मेनी स्मॉल बिजनेसेस रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट कंपनी। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन चीजों को समझते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी के बेस पर कंपनी क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम लोग समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, क्या होता है कंपनी, उसके बारे में समझते हैं। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, मैंने जस्ट बताया, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जहां पर कंपनी लिमिटेड होते हैं एक्सटेंड टू द शेयर जो इन्वेस्ट करा है, और यहां पर जितना गारंटी दी है। तो चलिए अनलिमिटेड कंपनी होते हैं। तो एक एक करके हम लोग सभी चीजों को समझते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब क्या होता है, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब शेयर होल्डर्स विल ओनली लॉस, शेयर होल्डर्स विल ओनली लॉस द अमाउंट दे इन्वेस्टेड नॉट मोर। तो जितना यहां पर उसने इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा नहीं कर सकता है, तो लिमिटेड बाय शेयर। चलो, लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है, मेंबर्स एग्री टू कंट्रीब्यूशन अ स्पेसिफिक अमाउंट इफ द कंपनी फेस लिक्विडेशन। जब कंपनी की वाइंड अप होगी, कंपनी की लिक्विडेशन होगा, उस कंडीशन में क्या होगा बच्चे, मेंबर एग्री टू कंट्रीब्यूशन अ स्पेसिफिक अमाउंट इफ द कंपनी इज, जो स्पेसिफिक अमाउंट है वही दिया जाएगा। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब क्या होता है, मेंबर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, जहां पर मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है कंपनी के अंदर बच्चे। कब कब, जब कंपनी कर्जे में जाती है, डेब्ट्स होते हैं, उस कंडीशन में हम उसको अनलिमिटेड कंपनी बोलते हैं। चलिए इजी तरीके से समझते हैं बच्चे। लायबिलिटी मींस अमाउंट ऑफ मनी ऑफ अ कंपनीज मेंबर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इफ कंपनी फेस लॉस। कहने का मतलब, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, वो अमाउंट जो कंपनी के मेंबर रेस्पॉन्सिबल रहेगा जब कंपनी फेस करेगा लॉस को। डिफरेंट कंपनीज लिमिट इन दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंटली। इन अ कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, shareholders will only lose of the amount they invested and not more, उससे ज्यादा नहीं दे सकता है। समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। बच्चे मेंबर के बेस पर क्या होता है कंपनी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए, मिनिमम कितना होना चाहिए, 1%। 1% कंपनी यानी ओनली 1% एज अ मेंबर, जहां पर 1% ही मेंबर होंगे उसको 1% कंपनी बोलेंगे। चलिए उसके बाद अगर बात करें, जहां पर 2 से लेकर के 200 होंगे वो प्राइवेट कंपनी हो जाएगा, तो मिनिमम 2 होंगे, मैक्सिमम 200 मेंबर होंगे। और जहां पर पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है, मिनिमम 7 मेंबर्स होंगे और मैक्सिमम को नो अपर लिमिट होती है बच्चे, हम उसको पब्लिक कंपनी बोलते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं ओबीसी कंपनी में क्या होता है, 1% एज ए मेंबर ऑफ द कंपनी। पब्लिक प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर होना चाहिए, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होना चाहिए और मैक्सिमम इज नो अपर लिमिट, ध्यान रखोगे। चलिए, द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व ऑल्सो डिसाइडेड टाइप्स ऑफ कंपनी, बिल्कुल सही बात है, कितने नंबर इन्वॉल्व है, कितने मेंबर इन्वॉल्व है, उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे किस टाइप का कंपनी है। 1% कंपनी कैन स्टार्ट ओपीसी, बट पब्लिक कंपनीज नीड एटलीस्ट 7 मेंबर, बिल्कुल सही बात है, पब्लिक कंपनी के लिए 7 मेंबर का होना जरूरी है। चलिए, इफ ओनली यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस अलोन यू कैन फॉर्म ओपीसी, बिल्कुल सही बात है, अगर आप अकेला मिलकर के आप अकेला ही चाहते हो कोई बिजनेस स्टार्ट करो तो ओपीसी से करोगे। इफ ग्रुप ऑफ 10 पीपल वांट्स टू स्टार्ट दे कैन क्रिएट अ प्राइवेट कंपनी, तो यहां पर क्या कर सकता है बच्चा, प्राइवेट कंपनी क्रिएट कर सकता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट्स। चलो हम लोग आगे बात करेंगे अदर टाइप्स ऑफ कंपनी। यहां पर कुछ और भी प्रकार के कंपनी होते हैं अदर देन जो मैं कह सकता हूं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसके अलावा और भी कंपनी, जैसे गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, फॉरेन कंपनी क्या होता है, सेक्शन 8 कंपनीज क्या होता है, डोरमेंट कंपनी क्या होता है, निधि कंपनी क्या होता है। ये सारे के सारे भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए बच्चे हम लोग समझते हैं गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है। तो कंपनीज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, वो कंपनीज गवर्नमेंट कंपनी है जिसको सरकार जो है ओन्ड कर रही है, कंट्रोल कर रही है, उसको गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं हम। चलिए, फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड
द कंट्री, यानी वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट करा गया है आउटसाइड द कंट्री बट ऑपरेटिंग विद इन इट, बट ऑपरेट यहां पर किया जा रहा है, बट इनकॉर्पोरेटेड कहीं इंडिया के बाहर है। सेक्शन 8 कंपनी का मतलब क्या होता है बच्चे? नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन सोशल वेलफेयर। तो सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनी होता है जहां पर एनपीओ की बात करी जाती है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन सोशल वेलफेयर, जहां पर सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है? सोशल वेलफेयर के लिए बनाया गया है। समझ में आ गया? डोरमेंट कंपनी क्या होता है? इनएक्टिव कंपनीज। बच्चे ये कंपनी एक्टिव नहीं होते, इनएक्टिव कंपनी विथ नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। बच्चे इनएक्टिव कंपनीज है, यहां पर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, डोरमेंट कंपनी माना जाता है। निधि कंपनी क्या होता है? फॉर सेविंग एंड लेंडिंग मनी अमॉन्ग मेंबर। तो यहां पर सेविंग निधि कंपनी वो कंपनी होता है जो सेविंग करती है और लैंडिंग करती है मनी अमॉन्ग द मेंबर के बीच में, दिस इज कॉल्ड निधि कंपनी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इजी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। सम कंपनीज आर मेड फॉर ए स्पेशल एक्टिविटीज, some companies are made for special activities like social welfare, international businesses and management, managing public money। चलिए, इन्फोसिस हैज फॉरेन सब्सिडीज। यहां पर इन्फोसिस जो है बच्ची ये फॉरेन सब्सिडीज है। एनजीओज लाइक आर CRY आर रजिस्टर्ड एज अ सेक्शन 8 कंपनी। तो बच्चे CRY जो है रजिस्टर्ड है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी वो होते जो एनपीओ के लिए बनाया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर के लिए बनाया गया है। दिस इज कॉल्ड सेक्शन 8 कंपनी। समझ में आ गया? चलो, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। अब हम लोग यहां पर समझने वाले हैं क्या क्या स्टेज होना चाहिए, कंपनी को इनकॉर्पोरेशन कैसे किया जाता है। इनकॉर्पोरेशन की अगर बात करें बच्चे तो यहां पर रजिस्ट्रेशन करने का क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना होता है बच्चे? SPICE फॉर्म करना पड़ेगा, स्पेसिफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक प्लस। आप ये करेंगे, फॉर्म भरेंगे। उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का जहां पर डिफाइन करा गया होता है कंपनी का स्कोप, नेम एंड ऑब्जेक्ट एंड स्पेशल कैपिटल के बारे में, उसको हम क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का वो डॉक्यूमेंट्स होता है जहां पर इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में मेंशन होता है बच्ची। तो कंटेन रूल्स एंड रेगुलेशंस इंटरनल मैनेजमेंट, हम उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। अदर डिक्लेरेशन एंड डॉक्यूमेंट्स की बात करें बच्चे, एडिशनल रिक्वायर्ड पेपर वर्क भी होता है बच्ची। तो चलिए, फॉर्मिंग अ कंपनी हैज बिकम ईजियर विथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म SPICE, यू जस्ट नीड टू फिल आउट द फॉर्म एंड सबमिट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल सही बात है। Instead of going to different offices, you can now register your company online through MCA पोर्टल। कहां पर कर सकते हो? MCA के पोर्टल पर यूज क्या कर सकते हो? SPICE प्लस फॉर्म, यानी सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली प्लस, ये फॉर्म है। इस बात का ध्यान रखेंगे, आप ऑनलाइन पोर्टल पे भी कर सकते हो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? मैंने जस्ट बताया। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का जिसके अंदर कंपनी के रूल्स, जहां पर कंपनी के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, नेम के बारे में क्लाउज में मेंशन होता है। तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी बिजनेस गोल। तो कंपनी नेम क्या होता है? ऑफिशियल रजिस्टर्ड नेम होता है। बिल्कुल सही बात है। रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑफिशियल एड्रेस होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, अथोराइज्ड शेयर कैपिटल के बारे में लिखा होगा। लिमिटेड क्लाउज, एक्सटेंट ऑफ मेंबर लाइबिलिटी के बारे में लिखा होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। चलिए, इट डिफाइंस द कंपनीज स्कोप ऑफ वर्क, यानी मैं कह सकता हूं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनीज का क्या होता है बच्चे? एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है या ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहां पर कंपनीज की स्कोप वर्क और नेम, ऑब्जेक्ट एंड स्पेशल कैपिटल के बारे में डिफाइन करा होगा। MOE मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज लाइक बर्थ सर्टिफिकेट्स ऑफ द कंपनी। मैं कह सकता हूं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनीज। इट क्लियरली स्टेट व्हाट कंपनीज एंड कैन डू, द क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लिखा होता है। इफ अ कंपनी इज क्रिएटेड एज अ मैन्युफैक्चर क्लॉथ्स, अगर कंपनी बनाया गया है मैन्युफैक्चर क्लॉथ के लिए तो सिर्फ और सिर्फ यही मैन्युफैक्चर का ही क्लॉथ करेगा। इट कैन नॉट सडनली स्टार्ट बैंकिंग बिजनेस विदाउट चेंजिंग इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कहने का मतलब, जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव में लिखा होगा, क्लाउज में मेंशन होगा, कंपनी वही काम करेंगी। अगर कंपनी बनाया गया यहां पर क्लॉथ मैन्युफैक्चर के लिए तो कंपनी यही काम कर सकती है, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकती। अगर इसके बियॉन्ड जाकर के कोई एक्टिविटीज करते हैं बच्चे, दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा वायरस। चलिए,
उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे बच्चे यहाँ पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, मैंने जस्ट बताया। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो चीज होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है कंपनी का, जहां पर इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया गया होता है, इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में कंपनीज के बताया जाता है, जहां पर मेंबर के राइट्स क्या होना चाहिए, शेयर होल्डर्स प्रिविलेजेस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, मीटिंग प्रोसीजर्स की बात करें, हाउ एंड व्हेन मीटिंग्स आर कंडक्टेड, बिल्कुल सही बात है। डायरेक्टर अपॉइंटर्स की बात अपॉइंटमेंट्स की बात करें बच्चे, प्रोसेस फॉर सिलेक्टिंग कंपनीज लीडरशिप, किस तरह से हम प्रोसेस सेलेक्ट करें कंपनी की लीडरशिप की। उसके बाद इंटरनल ऑपरेशन की बात करें, डे टू डे मैनेजमेंट रूल्स। चलिए उसके बाद अगर बात करें बच्चे यहाँ पर AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज लाइक द कंपनीज इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो मैं कह सकता हूं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज लाइक द कंपनीज इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो ये कंपनी का क्या है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखी होती। इट गाइड्स हाउ मीटिंग्स आर हेल्ड, ये बताता है, गाइड करता है कि मीटिंग्स कैसे हेल्ड किया जाएगा, हाउ डायरेक्टर आर अपॉइंटेड एंड अदर्स डे टू डे एक्टिविटीज ऑपरेशंस आर कंटिन्यू। इफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेज दैट मीटिंग्स शुड बी हेल्ड ऑन वंस एवरी 3 times, द कंपनी मस्ट फॉलो। बिल्कुल सही बात है, अगर यहां पर लिखा है कि वंस एवरी 3 times, एक महीने में, वंस एवरी 3 month, तीन महीने में एक बार मीटिंग होना चाहिए, तो होना चाहिए। ये चीज यहां पर इंस्ट्रक्शन दिया है, तो आपको इसको पूरा करना पड़ेगा। चलो उसके बाद अगर बात करें बच्चे, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या समझते हो, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्ट्रा वायरस। तो चलिए, एनी एक्शन डन बियॉन्ड द प्री पावर मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज इनवैलिड और वॉइड। मैंने जस्ट बताया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये बता रखा है कि एक कंपनी जो है क्लोथ की मैन्युफैक्चरिंग करेगी, ठीक है, हम यहां पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है, बट कंपनी उसके बियॉन्ड जाकर के कोई अगर काम कर रहा है या कर रही है, तो उस कंडीशन में कंपनी जो है अपने पावर और अपने जो वहां पर अथॉरिटी के बाहर जाकर के, यानी कंपनी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ और लिखा हुआ है और उसके बियॉन्ड जाकर के काम करेंगे, तो उस कंडीशन में आपके क्या होता है, कोई भी एक्शन अगर कंपनी के पावर के बियॉन्ड जाकर के लेगो, दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा वायरस। समझ में आ गया, तो इनवैलिड और वॉइड माना जाता है। इफ अ कंपनी ट्राइज टू डू समथिंग दैट इज नॉट रिटन इन MOM, एक कंपनी ट्राई कर रही कुछ समथिंग करने के लिए जो नहीं लिखा हुआ है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, दैट एक्ट इज कंसिडर्ड एज अ लीगल एंड कैन नॉट बी इन्फोर्स। बिल्कुल सही बात है। इफ अ फूड कंपनी स्टार्ट ऑफरिंग फाइनेंशियल लोन्स, if a food company start offering financial loans without permission in its memorandum of association, it will be treated as an ultra virus act। समझिएगा, ध्यान रखिएगा। the act, the doctrine serves as a protective measures for shareholders and creditors by ensuring that companies ऑपरेट स्ट्रिक्टली विद इन देयर डिफाइंड स्कोप। तो जो स्कोप डिफाइन करा गया है उसके विद इन रह करके ही आपको काम करना पड़ेगा, बियॉन्ड नहीं चाहोगे। कंपनी एक्शन की बात करें, एक्टिवली परफॉर्म्ड बाय द कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वेरिफिकेशन की बात करें, चेक इफ एक्शन इज विद इन मेमोरेंडम ऑफ स्कोप। बिल्कुल सही बात, आपको चेक करना पड़ेगा कि यहां पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड तो नहीं जा रहे हो। लीगल डिटर्मिनेशन की बात करें, इफ आउटसाइड स्कोप एक्शन इज अल्ट्रा वायरस। बिल्कुल सही बात है, यहां पर अल्ट्रा वायरस लिया जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चे। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। चलिए बच्चे, इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके एग्जाम में आते हैं यहां से क्वेश्चंस, तो आप इस बात का ध्यान रखोगे। चलिए, ऑथोराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है, हम कैपिटल का मतलब आपको पता है बच्चे, पूंजी होते हैं। समझ में आ रही है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे नॉमिनल कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, दोनों का मतलब सेम है। नॉमिनल और ऑथोराइज कैपिटल वो कैपिटल होता है जहां पर मैक्सिमम कैपिटल ऑफ अ कंपनी कैन रेज, यानी मैक्सिमम लिमिट होता है, मैक्सिमम कैपिटल अ कंपनी कैन रेज। सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, पोर्शन ऑफ इश्यूड कैपिटल। पोर्शन ऑफ, पहले आपने क्या करा बच्चा, यहां पर नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल का मतलब मैक्सिमम कैपिटल होता है कंपनी का। सेकंड, इशूड कैपिटल, पोर्शन ऑफ ऑथोराइज कैपिटल और ऑफर टू द इन्वेस्टर। जो पोर्शन होता है ऑथोराइज कैपिटल को, उसको ऑफर किया जाता है इन्वेस्टर के लिए। उसके बाद जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, पोर्शन ऑफ इशूड, इसका जो लोगों ने क्या करा है, इशूड कैपिटल को क्या कर रहा है यहां पर, पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल दैट इन्वेस्टेड एग्री टू बाय, हम उसको सब्सक्राइब कहते हैं। फिर हम आते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, क्या होता है, पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल दैट इन्वेस्टर कैन आस्क टू पे
इसको हम कॉल्ड अप कहते हैं। पेड अप का मतलब क्या होता है बच्चे, पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, यानी कॉल्ड अप कैपिटल रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टर, जो हमें रिसीव्ड होते हैं इन्वेस्टर से, हम उसको पेड अप कैपिटल कहते हैं। तो इस तरह से सिचुएशन सीक्वेंस चलता है, नंबर 1, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ, इस तरह से। तो सबसे पहले नॉमिनल कैपिटल, अथोराइज कैपिटल एक ही होता है जहां पर मैक्सिमम लिमिट होता है, मैक्सिमम कैपिटल कंपनी कैन रेज। सेकंड में क्या आएगा बच्चे, इश्यूड कैपिटल, पोर्शन ऑफ अथोराइज कैपिटल ऑफर टू इन्वेस्टर, जो अथोराइज कैपिटल जो होता है नॉमिनल कैपिटल उसको ऑफर कर रहे हैं इन्वेस्टर के लिए। और इश्यूड कैपिटल को पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए उसको सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल को लोगों ने कितना कॉल्ड अप करा उसको कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। और कॉल्ड अप कैपिटल के ऊपर पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल कितने रिसीव्ड हुआ इन्वेस्टर से, हम उसको पेड अप कैपिटल कहते हैं। कंपनी कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्टेजेस, व्हाट इट कैन रीच, व्हाट इट ऑफर टू पीपल, व्हाट पीपल एग्री टू बाय, व्हाट इज डिमांडेड टू पेड एंड व्हाट इज एक्चुअली रिसीव। तो इस तरह से काम चलती है, समझ में आ गया। अ कंपनी में अथोराइज टू रेज 16 लाख, कंपनी जो है अथोराइज किया है, रेज करा है, अथोराइज टू रेज ₹10 लाख, ये नॉमिनल हो जाएगा बच्चे। इश्यूड हुआ है 5 लाख वर्थ ऑफ शेयर्स, इश्यूड कैपिटल। रिसीव हुआ है 4 लाख पेमेंट फ्रॉम द शेयर होल्डर, हम इसको पेड अप कैपिटल कहते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट्स। चलिए आगे बात करेंगे बच्चे टाइप्स ऑफ शेयर। शेयर कितने तरह के होते हैं बच्चे, तो दो तरह के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। समझ में आ गया, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इक्विटी शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर की बात करें, कॉमन ओनरशिप शेयर्स विथ और विदाउट डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ कंपनी। तो इक्विटी शेयर जो होता है कंपनी के ओनर होते हैं या रिप्रेजेंट करते ओनरशिप ऑफ अ कंपनी विद द लीगल वोटिंग राइट्स। बिल्कुल सही बात है। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, प्रायोरिटी इन गेटिंग डिवाइडेड डिविडेंड्स एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, फिक्स डिविडेंड पेमेंट बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो यहाँ फिक्स डिविडेंड पेमेंट होता है बच्चे। चलो उसके बाद शेयर्स आर मेनली इनटू 2 टाइप्स, इक्विटी कॉमन ओनरशिप एंड प्रेफरेंसेस, स्पेशल बेनिफिट्स लाइक फर्स्ट राइट ऑन प्रॉफिट्स, सबसे पहले प्रॉफिट्स का राइट्स दिया जाएगा उनको। इफ अ कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल गेट देयर फिक्स्ड डिविडेंड बिफोर द एनीथिंग इज गिवन टू द शेयर होल्डर। अगर कंपनी को प्रॉफिट्स होगा तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाएगा, उसके बाद किसको दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। समझ में आ गया बच्चे। चलिए आज की क्लासेस की अगर हम बात करें बच्चे, हम लोगों ने क्या सीखा उसको एक बार रिकैप करते हैं। पूरे क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो आइए सबसे पहले कंपनी के बेसिक्स के बारे में हम लोगों ने समझा। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद द फीचर्स लाइक परपेचुअल सक्सेशन एंड लिमिटेड लायबिलिटीज। कॉर्पोरेट विल थ्योरी का मतलब क्या होता है, कोर्ट में लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल टू रिवील रियल इंडिविजुअल बिहाइंड कंपनीज एक्शन। टाइप्स ऑफ कंपनीज के अंदर कंपनीज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन लाइबिलिटीज, मेंबरशिप, कंट्रोल एंड पर्पज। कंपनी की इनकॉर्पोरेशन की बात करें, स्पाइस फॉर्म ऑफ इश्यू टू रजिस्टर कंपनीज बाय फाइलिंग MOA, AOA एंड डिक्लेरेशंस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA एंड AOA एसेंशियल क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन एंड प्रोसीजर के बारे में बताती है। कंपनीज कैपिटल एंड शेयर के डिटेल्स की बात करें, कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, नॉमिनल इनटू टाइप्स लाइक नॉमिनल, इशूड, सब्सक्राइब शेयर आर इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी चीजों को समझा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से मैंने पूरे ही क्लास को वाइंड अप कराया, पूरे कंपनीज एक्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। बाकी हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। यहाँ तक आप लोग रिवाइज करोगे, बाकी नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।